हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है ये यूजी सेमेस्टर 1 जिसका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है या फिर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, ये क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम बहुत ही सरल शब्दों में और आसान शब्दों में बताएंगे, जिससे आपको एक बार भी रटना नहीं पड़ेगा और एक बार सुनने और देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन की तरह इसका भी सबसे पहले आंसर लिखने से पहले इसका परिचय लिखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। तो सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देशिका पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना के भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, जिसके बाद कई देशों में इस प्रस्तावना को अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व आदि के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए उद्देशिका पर आधारित है। ठीक है, जिसे कब स्वीकार किया गया? जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसे भारतीय संविधान का जो आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे कहा जाता है, उसे जो है भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको समझे ना, तो जिस प्रकार किसी बुक का एक पृष्ठ पेज होता है, यानी कि एक मुख्य पेज होता है जिसमें से पूरा बुक के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो सब लिखा होता है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे जो देखते हैं तो इसमें भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें क्या क्या है? संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व आदि के बारे में जो चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद सभी का इसका जो डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है संप्रभुता को समझेंगे, तो संप्रभुता लिख के और डैश देंगे और सबसे पहले इसका देखेंगे कि भारत की प्रस्तावना यह दावा करता है कि भारत एक संप्रभुत्व देश है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत आंतरिक शक्तियां एवं विदेशी शक्तियों से मुक्त है, वह अपने अनुसार किसी भी आंतरिक एवं विदेशी फैसला को ले सकता है। ठीक है, यानी संप्रभुता का क्या अर्थ होता है कि जो भारत है वो आंतरिक शक्तियां और विदेशी शक्तियां दोनों से जो मुक्त है। ठीक है, यानी कि भारत का जो है कोई भी फैसला है जो अपने से वो ले सकता है। ठीक है, इस पर जो किसी भी देश का जो अन्य देश का जो दबाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहले किसका दबाव था? ब्रिटेन का था। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें लिखे हैं कि इन सभी देशों द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। यह स्पष्ट है कि भारत का संविधान का निर्माण भारत के जनता द्वारा किया गया है और राजनीतिक में इनका अहम भूमिका है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि भारत का जो संप्रभुता में यह दर्शाता है कि जो भारत है वह किसी भी देश जो है इसके ऊपर जो दबाव नहीं बना सकता है। ठीक है, यानी भारत जो भी फैसला करना है वह अपना आंतरिक फैसला हो या फिर बाहरी फैसला हो। ठीक है, वह अपना खुद से ले सकता है। ठीक है, इन पर कोई भी विदेशी शक्तियाँ जो है दबाव नहीं बना सकता है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो भारत की जनता द्वारा किया गया है, जिसका राजनीति में अहम भूमिका है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि समाजवादी शब्द का मतलब जो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समाजवादी लिखेंगे और जिसको डैश देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। ठीक है, नहीं, समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है? समाजवादी जो शब्द है ना 1976 में 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था तब इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। ठीक है, यानी कि क्या समाजवादी शब्द का अर्थ यह होता है कि एक समाज, ठीक है, जहाँ पे सभी जाति धर्म को जो है समान दर्जा देना, किसी के साथ जो है भेदभाव ना करना। ठीक है, तो समाजवादी शब्द को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें हम देखेंगे कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को ना लगे कि उसके प्रति समाज में भेदभाव हो रहा है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पर विश्वास रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। भारतीय समाजवाद महात्मा गांधी और नेहरू के विचार के रूप है। ठीक है,
यानी कि क्या बोल रहा है, जिसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि ना, इसमें किसी भी व्यक्ति को ना लगे कि उसके प्रति जो समाज में भेदभाव हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक समाज जहाँ पे किसी के साथ जो भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं समाजवादी, ठीक है। उसके बाद आगे बात, जो अगला पॉइंट है हम देखेंगे, अगला पॉइंट है कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब ये समझेंगे कि धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि किसी भी धर्म को जो है ये विशेष दर्जा ना देकर, बल्कि सभी धर्मों को जो समान दर्जा देना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देश का कोई भी एक स्पेशल धर्म नहीं है, ठीक है, बल्कि जितना भी धर्म है देश में सभी को जो समान दर्जा देना, ठीक है। उसी को हम आगे लिखे हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी संविधान के 1976 में हुए संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का जो समान रूप में रक्षा करेगी, ठीक है। कहने के क्या मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया था संविधान में, तो वो जोड़ा गया था 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था तब, ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लिखें कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है कि राज्य में सभी धर्मों का जो समान रूप से रक्षा करेगी, ठीक है। उसी को आगे लिखे, फिर वह समय किसी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानेगा। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। यानी क्या मतलब है कि जो है धर्म की जो स्वतंत्रता है उसको जो मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद जो 25 से 28 तक मौलिक अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता को जो जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला बात जो हम समझेंगे वो समझेंगे लोकतांत्रिक, ठीक है। तो लोकतांत्रिक क्या होता है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होता है। इसमें यह कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होता है। जनता द्वारा ही अपनी इच्छा के अनुसार सरकार को चुनती है, ठीक है। मतलब क्या कहने के मतलब है कि जो लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक देश होता है, वो उसमें क्या होता है, उसमें जो सरकार का जो चुनाव होता है ना वो जनता के द्वारा होता है, ठीक है। और उसको चुनने का जो अधिकार है जो जनता के द्वारा होता है, ठीक है। यानी जनता उसे अपने मत के अनुसार जो है उसको चुन सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें लिखे हैं कि यदि सरकार भारतीय संविधान के विधि का उल्लंघन करता है तो जनता के पास अधिकार प्राप्त है कि उसे पद से हटा सकती है, ठीक है। यानी कि कहने के क्या मतलब है कि जिसे जनता सरकार में चुनती है, ठीक है, यदि वो जो संविधान के विधि का उल्लंघन करता है तो जनता उसे जो है पद से हटा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें लिखे हैं कि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इसमें वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानूनी की सर्वोच्चता, भेदभाव का अभाव लोकतांत्रिक की विशेषताएं हैं, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जो है न केवल राजनीति के लिए, ठीक है, बल्कि जो है इसका है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है, ठीक है। जिसमें वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानूनी सर्वोच्चता, भेदभाव का अभाव लोकतांत्रिक की विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे हम समझेंगे वो समझेंगे गणतंत्र, ठीक है। तो गणतंत्र लिख के डैश देंगे। उसके बाद देखेंगे कि गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य की सरकार को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे कि एक गणतंत्र देश में राज्य का शासन राजा के हाथों में ना होकर जनता के हाथों में निहित होता है और जनता अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य को सरकार को चुन सकती है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य सरकार को जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष होता है जैसे कि जो जनता सरकार को चुनती है, ठीक है, जैसे कि हम वोट किसी विधायक को देते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा बड़े शासकों को चुना जाता है। जैसे कि हम किसी MP MLA को चुनते हैं उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो चुना जाता है, ठीक है। उसी को हम प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें लिखे हैं कि एक गणतंत्र देश में राज्य का शासन राजा के हाथों में ना होकर जनता के हाथों में निहित होता है, ठीक है। यानी कहने के क्या मतलब है कि एक जो गणतंत्र देश होता है ना उसमें जो है राज्य का जो शासन होता है वो राजा के हाथों में नहीं होता है, वो किसके हाथों में होता है, जनता के हाथों में होता है, ठीक है। क्योंकि जब अगर राजा संविधान का जो उल्लंघन करे तो उसको जो है जनता जो है अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें हम लिखे हैं कि गणतंत्र में किसी भी एक वर्ग को विशेषाधिकार ना देकर बल्कि सभी वर्गों के प्रति विशेषाधिकार प्राप्त है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिकों को हर सार्वजनिक कार्यालय में बिना भेदभाव किए समान अवसर होना है, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है कि गणतंत्र में किसी भी एक वर्ग को जो विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है, बल्कि सभी वर्गों के जो है विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को जो है
हर सार्वजनिक कार्यालय में जो बिना भेदभाव किए जो है समान अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आगे जो लिखे हैं वो है स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता को समझेंगे। तो इसमें लिखे हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के जनता को दिया गया है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना मनुष्य समाज में विकास नहीं कर सकता। यहाँ पर स्वतंत्रता का संबंध नागरिक के स्वतंत्रता से है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को कर सकता है, भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है, अपने व्यवसाय के लिए भारत में किसी भी राज्य में रह सकता है। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार होता है ना जो भारतीय संविधान द्वारा जो भारत की जनता को प्राप्त है। ठीक है, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है, अगर किसी को व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा तो वो अपना विकास वो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बिना मनुष्य समाज में विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता का जो संबंध है वह नागरिकों की स्वतंत्रता से। ठीक है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को कर सकता है, भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है, भारत के किसी भी राज्य में जाके व्यवसाय या फिर जॉब वगैरह कर सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है। ठीक है, उसके बाद आगे जो समझेंगे वो समझेंगे न्याय। ठीक है, तो न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का अर्थ होता है कि किसी भी पक्ष को कमजोर या मजबूत पक्ष देकर न्याय ना देना, बल्कि जो पक्ष सत्य है उसे न्याय देना। न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है, यानी न्याय शब्द से क्या मतलब है कि न्याय शब्द उसको कहते हैं ना जिसे मतलब कोई भी पक्ष को जो कमजोर या फिर मजबूत देकर जो है उसको ऊपर जो न्याय नहीं कर देना। ठीक है, बल्कि जो सत्य है उसके लिए न्याय करना। ठीक है, उसे न्याय देना है। ठीक है, जो न्याय शब्द है उसे भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में जो शामिल किया गया है। ठीक है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? जैसे कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और फिर आर्थिक न्याय। ठीक है, उसके बाद तीनों न्याय को हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में किसी जाति, धर्म, वर्ग के प्रति भेदभाव के बिना प्रत्येक नागरिकों को उन्नति के लिए समान अवसर देना। ठीक है, यानी सामाजिक न्याय से क्या आप समझते हैं कि सामाजिक न्याय उसे कहते हैं जहाँ पे किसी भी समाज में जाति, धर्म, वर्ग के प्रति जो भेदभाव ना करना, बल्कि जो सभी को जो समान अधिकार देना, सभी नागरिकों को जो उन्नति को समान अवसर देना, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक समाज में जो है सबको जो समान अधिकार देना। ठीक है, उसके बाद जो आगे समझेंगे वो है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं? तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक कार्य हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। ठीक है, यानी राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं? तो राजनीतिक न्याय उसे कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, चाहे वह सरकार बनाने की बात हो या फिर सरकार तक अपनी बात को जो पहुंचाने की बात हो। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर व्यक्ति योग्य है ना तो वह चुनाव लड़ सकता है या फिर उसको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त है, तो उसे कहते हैं राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद जो आगे है वो समझेंगे आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय किसे कहते हैं? आर्थिक न्याय का अर्थ है कि यदि सरकार समाज में आर्थिक सहायता देती है तो सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाए, केवल कुछ ही लोगों को ना दिया जाए। ठीक है, यानी कि आर्थिक न्याय किसे कहते हैं कि राज्य में जितने भी नागरिक रह रहे हैं, ठीक है, अगर सरकार उसको आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो समाज में रह रहे सभी व्यक्ति को जो समान रूप से जो उसको आर्थिक जो सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि केवल कुछ ही लोगों को जो आर्थिक सहायता प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हम लेके आएंगे। ठीक है, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को किस क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, किस क्वेश्चन को आप लोग को जो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग को जो रटना ना पड़े और आप लोग को जो एग्जाम सबसे बेहतर जाए। ठीक है।